हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों की प्रिपरेशन जो चल रही होगी वो भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इस बात के साथ आज हम लोग ऑल्दो कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने एंजाइम काइनेटिक्स का एक प्लेलिस्ट बनाया था। कुछ ही दिन मतलब कुछ महीने पहले। फ़िलहाल उस प्लेलिस्ट का भी एक एडवांस वर्जन मैं आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ। इसलिए आज से एक नया प्लेलिस्ट शुरू होने जा रहा है विच इज़ ऑन अगेन एंजाइम काइनेटिक्स, बिकॉज यू नो व्हाट, एंजाइम का टोटल तीन चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, दिस एंजाइम काइनेटिक्स, सेकेंड वन इज एंजाइम इनिबिशन एंड द लास्ट वन इज एलोस्टेरिक इनिबिशन ऑफ द एंजाइम और एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ द एंजाइम। ये तीन चीज़ से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो एक बात, आपको पूरा बोरिंग नहीं लगेगा ये प्लेलिस्ट, क्योंकि एंजाइम काइनेटिक्स में यहाँ पर हम लोग बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन के बारे में भी बात करेंगे जो उस प्लेलिस्ट में नहीं था। सो बने रहिए एंड कुछ स्ट्रक्चरल अप्रोच भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो उस वीडियो का प्लेलिस्ट में नहीं था। सो मान लो एक मॉडिफिकेशन है ऑफ दैट प्लेलिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो पहली बात आता है एकदम बेसिक से, दैट इज डेफिनेशन ऑफ द एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम काइनेटिक्स क्यों हम पढ़ते हैं? एंजाइम काइनेटिक्स हम पढ़ते हैं टू डिटरमाइन रेट ऑफ एनी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। एक एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन का रेट मापने के लिए एंजाइम काइनेटिक्स को बनाया गया है। ओके, अलॉन्ग विद दैट द एफिनिटी ऑफ द एंजाइम, उस एंजाइम का सबस्ट्रेट के लिए एंड सबस्ट्रेट का एनालॉग इनिबिटर के लिए कैसा एफिनिटी है उस चीज़ को भी देखना एंजाइम काइनेटिक्स में किया जाता है। ओके, सो दैट इज द टू मेन गोल ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स। one is to determine the rate of the enzyme catalyzed reaction and the second one is to determine the affinity of the enzyme for the substrate and the inhibitor. Okay, so now enzyme catalyzed reaction में पहले हम लोग जानेंगे कि भाई एक रेट, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का रेट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ओके, एंड रेट मापने के लिए हम लोग नॉर्मल केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग जो पढ़ते थे हमारे बचपन के टाइम में, मतलब क्लास 12 में, उस चीज़ को ही यूज़ करेंगे। सो ऑल द properties of chemical kinetics that is applicable for generalized chemical reaction is also applicable in that enzyme catalyzed reaction. Okay, so मान लो एक केमिकल रिएक्शन है जहाँ पर दो सबस्ट्रेट है ए एंड बी, उससे प्रोडक्ट पी बन रहा है। ओके, सो नाउ यहाँ पर हम लोग इस केमिकल रिएक्शन का रेट को तीन तरह से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द केमिकल काइनेटिक्स, एंड जो एप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड केमिकल रिएक्शन ऑल्सो, क्योंकि मैंने बोला जस्ट आपको कि केमिकल काइनेटिक्स का हर एक लॉ यहाँ पर भी चलता है। सो कैसे कैसे लिखा जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए की डिसअपियरेंस और ए कितने रेट से यूज्ड अप हो रहा है इसके अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन का रेट लिख सकते हैं। कैसे भाई? माइनस डी ए बाई डी टी, राइट, जहाँ पर माइनस साइन आया है जो इंडिकेट करता है कि ए ख़त्म हो रहा है इन द केमिकल रिएक्शन, राइट, क्योंकि ए से ही तो पी बन रहा है, राइट, बी के मदद से। सिमिलरली रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज ऑल्सो द रेट ऑफ दैट रिएक्शन। ओके, जिसका फॉर्मूला होगा माइनस डी बी बाई डी टी। ओके, एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पी, it also a approach to write the rate of the reaction that is dp dt। अब आप बोलोगे कि भाई तुमने यहाँ पर माइनस दिया क्योंकि, पर यहाँ पर तो कोई भी साइन नहीं दिया, ए क्यों? क्योंकि dp dt विथ टाइम जितना केमिकल रिएक्शन चलेगा पी का तो प्रोडक्शन ही होगा ना, एंड अगर पी का प्रोडक्शन होगा तो पी तो अमाउंट में बढ़ेगा, राइट। सो दैट इज़ वाई कुछ साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव, राइट। सो दैट इज़ द थिंग। सो हमने जाना कि इस ए प्लस बी से पी होने का जो ओवरऑल रिएक्शन है इसको हम तीन तरह से लिख सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिख के दिखाया भी है। ओके, एंड एक चीज़ यहाँ पर, तीनों चीज़ से ही हम लोग रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू ए तीन, राइट। सो दैट इज़ द आइडिया कि कैसे हम लोग रेट को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स। इसके साथ और एक चीज़ भी है जहाँ पर हम लोग इस टाइप के रिएक्शंस का रेट को डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पर स्मॉल ए
क्या बोलता है, स्मॉल ए बोलता है कि नंबर ऑफ द ए मॉलिक्यूल दैट इज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, राइट। सिमिलरली स्मॉल बी बोल रहा है नंबर ऑफ द बी मॉलिक्यूल दैट इज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, राइट। इन नॉर्मल केस में क्या होता है, स्मॉल ए की जगह तुम्हारे पास कोई नंबर रहेगा, फॉर एग्जांपल ऐसे रहेगा 3a+2b इज इक्वल टू प्रोडक्ट हो रहा है, ओके। सो 3a मतलब 3 molecule of A are taking part in the reaction, 2b मतलब 2 molecule of B are taking part in the reaction, okay। अगर ऐसा सिचुएशन हो देन रेट याद रखना प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर द exponent of that reactant and concentration of B to the power exponent of that reactant, okay। so now इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हटाना चाहते हैं हम तो हटा सकते हैं, पर अकॉर्डिंग टू द रूल हमें एक कांस्टेंट लाना होगा जो होगा के, एंड इस के को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ओके। सो अब द लॉ ऑफ मास एक्शन, जो क्या चीज़ है यहाँ पर जानना उतना ज़रूरी नहीं है। लॉ ऑफ मास एक्शन से हम लोग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के कॉन्सेप्ट में आते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि भाई ए जो स्मॉल ए एंड स्मॉल ई बी है, इन दोनों का सम ही है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, राइट। नाउ एक चीज़, ऑल्दो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन और इस वाले वीडियो लेक्चर में मोस्ट ऑफ द केसेस आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी का वैल्यू जो है इन दोनों का सम ही ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन हो रहा है, पर इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरी केस, ओके। सो ये समझना कोई भी काम की बात नहीं होगा कि ए टू द पावर में जा जो है वही दैट पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर है, और मान लो बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन चल रहा है देन इन दोनों का सम ही ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, ऐसा नहीं है। इस स्मॉल ए एंड स्मॉल बी का वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ओके। मतलब स्मॉल ए एंड स्मॉल बी हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ओनली। वी कैन नॉट से दैट लेट्स से 3a+2b हम लोगों ने एक रिएक्शन लिया है जिससे प्रोडक्ट बन रहा है, वी कैन नॉट से दैट द ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन इज़ 5, नो दैट इज़ नॉट। इट मे बी ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर मतलब उस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, हो सकता है, ओके। सो ये चीज़ को हमको लोगों को समझने के लिए हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ओके। पर फिलहाल के लिए हमारा जो मेन फोकस एज एंजाइम को समझना है, तो इन दोनों का सम तुम ओवरऑल ऑर्डर मान सकते हो, कोई बात नहीं है, ओके। सो ऐसे करके देखा गया है टोटल 3 ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंजाइम में होता है। वन इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड द लास्ट वन इज़ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, जहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर एक सबस्ट्रेट हुआ देन उस एक सबस्ट्रेट का रिएक्टेंट, अगर 2 सबस्ट्रेट हुआ, मान लो A+B से प्रोडक्ट हो रहा है, देन रेट ऑफ द रिएक्शन आइदर डिपेंड कर रहा होगा ए की सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर और बी के सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, दोनों के ऊपर ही नहीं, ओके। सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या हो रहा है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हो रहा है कि द रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू द सेकेंड पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द 2 रिएक्टेंट। मतलब कि मान लो एक रिएक्शन हो रहा है जहाँ पर ए से पी बन रहा है, देन द रेट विल बी के A⁴ इफ़ इट इज़ ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। एंड ये सेकेंड ऑर्डर है कि नहीं हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा, क्या हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या वैल्यू है इसके ऊपर, नहीं, हम क्या देखेंगे, व्हाट इज़ द रिजल्ट वी हैव ऑब्टेन बाय एक्सपेरिमेंट, राइट। सिमिलरली मान लो एक रिएक्शन चल रहा है A+B से P, मैंने तुमको बोल दिया कि भाई इज एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, मैंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है, तो तुम बोलोगे कि देन ये हो सकता है कि रेट के साथ सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन का कुछ हद तक ऐसा कोई रिलेशन है, ओके। सो दैट इज़ द थिंग। सिमिलरली जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ ऑल्सो पॉसिबल, जहाँ पर देखा जाता है कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट का कोई नाता ही नहीं है, ओके। रेट इज़ टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ओके।
So under such circumstances, those reaction will be known as zero order reaction. Okay. Now एक ग्राफ है जिसको बोलकर मैं आज का वीडियो ख़त्म करूँगा कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इंक्रीज इन रेट ऑफ द रिएक्शन विथ इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. ओके, सो ये चीज़ आप लोगों को उस वीडियो में भी मिल जाएगा जहाँ पर मैंने आपको लोगों को समझाया था कि कैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर एक एंजाइम का रेट डिपेंड करता है. पर एक ग्राफ को फिर से लाने का मेन मोटो ये नहीं है. मेन मोटो आप लोगों को ये दिखाना है कि इनिशियली जब हम, अब मैं जो बात बोलूँगा उसको बहुत ध्यान से समझना कि इनिशियली जब हम एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रख के सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं, रिएक्शन चलता है फास्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स को फॉलो करते हुए. ओके, मतलब द रिएक्शन रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ओके, एंड जितना जितना टाइम जाता है एक पॉइंट आता है जब रिएक्शन का जो रेट है और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता. ओके, एंड ये कब होता है भाई? क्योंकि एक चीज़ इस पिक्चर को गौर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 3 नंबर जो कंडीशन है वहाँ पर एंजाइम का जो एक्टिव साइट है इज़ टोटली फुल्ड और टोटली फिल्ड विद द सबस्ट्रेट. ओके, सो इसके बाद अगर मैं फिर से सबस्ट्रेट ऐड करूँ, हमारे पास तो एंजाइम और नहीं है क्योंकि मैंने क्या बोला, एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है. तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, फर्दर रिएक्शन का रेट नहीं बढ़ेगा, राइट. एंड दैट पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है कि रिएक्शन रेट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. एंड मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि उस टाइप के रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो होगा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके, सो याद रखना, जब एंजाइम का वेलोसिटी उसके चरम सीमा में होगा, मतलब वी मैक्स होगा, तभी एंजाइम का जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो ज़ीरो ऑर्डर होगा. क्योंकि वी मैक्स क्यों? क्योंकि एंजाइम का जितना भी सब एक्टिव साइट अवेलेबल था फॉर द सबस्ट्रेट इज फिल्ड विद द सबस्ट्रेट, राइट. एंड दैट इज वाई फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन विल नॉट इंक्रीज the will not increase the rate of the reaction for you. Okay, so that is the thing. इससे आपको MCQ मिल सकता है कि किस टाइम में फास्ट ऑर्डर रिएक्शन चलेगा. आप अगर आप लोग एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रख के सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते चलेंगे, एंड किस टाइम में ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगा. ओके, एंड ये वाला जो सिचुएशन है जहाँ पर से फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन विल नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, इस वाले सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन लिमिट. ओके, क्या बोलते हैं भाई? सैचुरेशन लिमिट. ओके, एंड इस V0 वर्सेस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के कर्व को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन कर्व. ओके, so I hope this video will be helpful for you. This was the first video for enzyme kinetics. So thank you for listening to this class.